चलिए शो की शुरुआत करते हैं बेहद ख़ास खबर के साथ, जहां पर ख़ासतौर से अगर आप एक म्यूचुअल फंड निवेशक हैं और अपने लिए कोई स्थिर निवेश का विकल्प आप ढूंढ रहे हैं जो कि मौजूदा बाजार में जो विकल्प है उससे काफ़ी अलग भी हो, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपना डायनेमिक एसेट एलोकेशन एनएफओ शुरू किया है और किस तरह का फंड है ये, किस तरह से आपके पोर्टफोलियो में इसको जगह दी जा सकती है और कैसे मौजूदा समय में वक्त आ गया है कि आप थोड़ा सा फिक्स रिटर्न की ओर अपना झुकाव और अपना रुझान बढ़ाए। इस पूरे मामले को समझते हैं संदीप टंडन, सीईओ क्वांट म्यूचुअल फंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास चर्चा में, जहां पर फोकस होगा आपके एनएफओ पर जो कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन के तहत आपने लॉन्च किया है। इस तरह की कैटेगरी हमने बाजार में मौजूदा समय में भी देखी हुई है, निवेशकों का रुझान भी है, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए जो मौजूदा विकल्प है वो थोड़े से हाइब्रिड कैटेगरी के माने जाते हैं, देखे जाते हैं। पूर्णतः अगर आपके एनएफओ के बारे में मुझे समझना हो, आपकी ऑफरिंग के बारे में समझना हो, तो इसका ढांचा, इसका डिज़ाइन किस तरह से आपने बनाया है? देखिए इसमें एक देखिए वैसे तो ये जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी जिसके नाम से लोग इसको जानते हैं काफी पॉपुलर है, काफी बड़ी कैटेगरी है। लेकिन हमने थोड़ा अलग हटके इस प्रोडक्ट को पोजीशन किया है, इसलिए हम लोग इसका नाम भी बैलेंस एडवांटेज नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कौन डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। ओके, अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक सेबी ने हम लोगों को एक म्यूचुअल फंड में कैटेगरी क्रिएट करी थी जहां पे आप 0 से 100% तक का फ्लेक्सिबिलिटी दी है। आप 0 से 100% डेट में भी रह सकते हैं और या 0 to 100% इक्विटी में भी रह सकते हो। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी और कोई भी स्कीम को अवेलेबल नहीं है। और ये जो इस अगर ये स्कीम को अगर हम अच्छे से समझें कि रेगुलेटरी बॉडी ने एक फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह दी है कि कम से कम जो लो रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमने उसकी स्पिरिट को ध्यान रखते हुए इस प्रोडक्ट को इस तरह डिजाइन किया है कि जो नए निवेशक हैं, जो काफी ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, जो एक एफडी में पैसा डालते हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ नहीं आते, हमने उनको आकर्षित करने की कोशिश करी कि मैं एक लो रिस्क प्रोडक्ट बनाता हूं कि जहां वॉलिटी कम होगी और इसको मैं डायनेमिकली इस तरह से मैनेज करेंगे कि हम लोग प्रिडोमिनेटली पैसा डेट में रखेंगे और जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां हम इक्विटी के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि हमको पूरी तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है 0 to 100% की, और दूसरा हम एक एक एफडी प्लस टाइप रिटर्न देने की हम लोग एक कोशिश करेंगे और इस तरह से प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करेंगे कि प्रोडक्ट का वॉलिटी कम रहे, कि ड्यूरेशन पे फोकस नहीं करेंगे, क्वालिटी कंपनी पे फोकस करेंगे। और 0 to 100% का जैसे एनवायरनमेंट होगा, जैसे हम इसको रिस्क ऑन बोलते हैं, रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट, तो रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट को भी क्वांटिफाई करेंगे, उसकी इंटेंसिटी को भी हम बात करेंगे कि रिस्क ऑन की कितनी इंटेंसिटी है। कि एक्सट्रीम सिचुएशन होगा तो ही हम 100% इक्विटी में जाएंगे और एक्सट्रीम सिचुएशन होगा तो ही हम 100% डेट में जाएंगे। तो एक यूनिक प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री में इस प्रोडक्ट को इस तरह से पोजीशन नहीं किया जाता है। बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड है इस कैटेगरी में इक्विटी टैक्सेशन लेने के लिए इसकी हम लोग इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसमें हम लोग आर्बिट्राज का लाने की कोशिश करते हैं। तो इससे प्रोडक्ट का जो एक एक जो स्ट्रेंथ है और जो स्पिरिट है वो डाइल्यूट हो जाती है। वो हमने इस बार उसको डाइल्यूट नहीं किया और उसको हमने डेट टैक्सेशन की तरह की कोशिश करी है, एक नए कैटेगरी इन्वेस्टर को इसमें आकर्षित करने की कोशिश करी है। ये जहाँ तक जोखिम की बात है तो यहाँ पर आपको कम जोखिम है, जो स्थिरता चाहिए अपने पोर्टफोलियो में वो इस फंड के जरिए आपको मिल सकती है। लेकिन संदीप, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम जो डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है या ट्रेडिशनल जो डेट निवेश है या फिक्स्ड इनकम निवेश है उस पर प्रकाश डालते हैं। जब भी निवेश की बात होती है बाजार में तो अमूमन इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो ज़्यादा लोकप्रिय है और लोगों को समझ उनकी ज़्यादा है। जहाँ तक डेट म्यूचुअल फंड्स की बात है, 16 कैटेगरी है, 7 जो क्लासिफिकेशन किया है उसके तहत भी हम जानते हैं कि लोगों को बहुत कम ऐसी कैटेगरीज पता हैं जिसके तहत वो निवेश कर पाते हैं, अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की स्पेसिफिकली बात करें। अच्छा, आपके फंड में आपने कहा है कि आपने कोशिश की है कि यहाँ पर फिक्स्ड इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लोगों को दिया जाए। अब ये किस तरह से होगा, किस तरह के विकल्पों का आप जिक्र कर रहे हैं अगर आप एक फिक्स्ड इनकम में कमाई के मौके देंगे निवेशकों को? तो देखिए मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं कि एक डेट इन्वेस्टर है जो बहुत ही कंजर्वेटिव है, वो अपना पैसा सिर्फ डेट मार्केट में लगाता है, जैसे वो भी डेट के एफडी में लगाता है बैंक्स में या कोई पब्लिक सेक्टर के जो एफडीज होते हैं या प्राइवेट सेक्टर के भी होते हैं उसमें अपॉर्चुनिटी लगाता है। उसको एक टेन्योर से इंटरेस्ट होता है कि मेरा एक वॉलिटी कम है और मेरे को एक फिक्स रिटर्न मिलता है। ओके, हमने उस तरह का इन्वेस्टर, और वो बाजार से आने से घबराता है क्योंकि उसको बाजार में वॉलिटी दिखती है तो उसको वो वॉलिटी डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो हमने उस कैटेगरी को एड्रेस किया। वो अगर कैटेगरी देखें तो म्यूचुअल फंड
वो जितनी इंडस्ट्री का कॉर्पस है उससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो। ओके, उस तरह के इन्वेस्टर को हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सेगमेंट को डेट की तरह चलाएंगे। ओके, अगर हम 5 साल का टैक्सेशन का बेनिफिट देखें तो इक्विटी टैक्सेशन और डेट टैक्सेशन इसके अंदर डिफरेंशियल कितना रह जाएगा, खाली 0.66% का। तो मैं डेट चलाता हूँ, इक्विटी चलाता हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एडवांटेज क्या, अगर मैं इसको डेट की तरह चलाता हूँ तो मैं प्रेडोमिनेंटली पैसा इसको डेट में रखूंगा और कहीं इक्विटी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई एक्सट्रीम होगा, कोई स्पेशल सिचुएशन ट्रेड आएगा, उस तरह से हम लोग इसको कैपिटलाइज करेंगे कि ताकि हमारा एक अल्फा जनरेट हो जाए और वापस मैं डेट में वापस चला जाऊं। वापस कहीं अल्फा जनरेट करेंगे, मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखेंगे, एक कंटिन्यूअस बेसिस पे हम इसको इक्विटी की तरह नहीं चलाएंगे ताकि हमारा वॉलिटी कम रह सके। एक अपॉर्चुनिटी बेस हम देखेंगे, कहीं इक्विटी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सट्रीम पे। हाँ, ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे अगर हम देखें मार्च 2020 की हम बात करते हैं कि मार्च 2020 में मार्केट एक बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन पे था। अगर उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिली कि जहां रिस्क एपेटाइट एकदम कोलैप्स हो गया था, लिक्विडिटी बहुत अच्छा था, उस समय की सिचुएशन में हम इसको एक 100% इक्विटी तक जा सकते हैं। और कहीं ऐसी सिचुएशन आई कि मार्केट का हमको एक, जैसे सितंबर 2021 में हमने एक बड़ा कॉल लिया था कि इजी फेज बुल रन खत्म हो गया है, ग्रोथ स्टॉक का पीक आउट हो गया वैल्यूएशन का, उस सिचुएशन में हम 100% डेट में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सिचुएशन आज की तारीख की बात करें कि अगर हमें आज ये प्रोडक्ट चलाना है तो हम लोग कैसे चलाएंगे। देखिए, आज हम लोग जनवरी से बोल रहे हैं कि हम लोग रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट में है। ओके, रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट जरूर है लेकिन उतना रिस्क ऑफ भी नहीं है जैसा 2008 में एनवायरनमेंट था, बट रिस्क ऑफ है। तो आज की तारीख में मैं इसको प्रिडोमिनेटली डेट की तरह चलाऊंगा और उस तरह मार्केट में हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे हम बोलते हैं कि हर 3-4 साल या 5 साल में 2 या 3 बार एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी इक्विटी मार्केट में आती है, अगर आप उस समय आप 100% डिप्लॉय करेंगे तो बड़ा पैसा बच जाता है। उसी तरह से साल में अगर हम लिक्विड स्टॉक्स की बात करें, निफ्टी 100 स्टॉक्स की बात करें, अगर उसके स्टॉक के अंदर भी हमको 20 से 30 बार ऐसी अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आती है जो एकदम एक्सट्रीम पे होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स में, अगर हम उसको कैपिटलाइज करें फ्रॉम शॉर्ट टर्म और नियर टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, तो हम उससे अल्फा जनरेट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी स्पेशल सिचुएशन की अपॉर्चुनिटी आती है, आईपीओ के थ्रू अपॉर्चुनिटीज आती है। तो ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी है जहां रिस्क कम है, वॉलिटी कम रहेगी, उसको हम कैपिटलाइज करेंगे तो मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे वॉलिटी कम हो जाएगी। इसलिए हम इसको एफडी के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एंडेवर क्या है कि वॉलिटी कम रखनी है। ओके, और डेट से बेटर रिटर्न जनरेट करना है। अगर 5 साल की हम आगे से बात करेंगे, अगर कोई हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तो उसको तो डेट में 31% का टैक्स आएगा। ओके, अगर हमारा डायनेमिक एसेट एलोकेशन के थ्रू आएगा तो उसमें हार्डली डिफरेंशियल बहुत कम हो जाता है, 0.66% का डिफरेंशियल रह जाता है। तो उस तरह से हम उसको प्ले करेंगे, कहाँ 31% और कहाँ 10.83%, उस तरह का डिफरेंशियल आ जाता है। तो उस तरह से हम लोग एक कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे कि अपॉर्चुनिस्ट की तरह प्ले करेंगे। अदरवाइज एकदम लो रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोडक्ट है, वॉलिटी बहुत कम रखेंगे, जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, बुक करेंगे, वापस डेट पे आ जाएंगे। बिल्कुल। और जो करंट माहौल भी है जहां पर हम देख रहे हैं कि जो निवेशक हैं वो जोखिम कम उठाना चाहते हैं क्योंकि इतनी अनिश्चितता का माहौल है। जिस तरह से हमने देखा है कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो अगर हम इक्विटी की बात करें तो वो 27 महीने के हाई पर भी चला गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक निवेशकों को भरोसा या भरोसेमंद जैसा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पर जोखिम कम है लेकिन आपकी जो कमाई है वो निरंतर बनी हुई है अनुशासित तरीके से अगर आप निवेश की रणनीति को अपनाते हैं। संदीप, मेरा अगला सवाल आपसे ये है क्योंकि आपने इतनी बारीकी से बताया कि फंड कैसे कामकाज करेगा, तो ऐसे में जाहिर तौर पर बहुत जिम्मेदारी हो जाएगी एक फंड मैनेजर पर। अगर मैं एक ऐसा निवेशक हूं जो केवल फिक्स्ड इनकम की जब भी बात आती है तो फिक्स्ड डिपॉजिट को ही समझता है, अब आपके फंड के जरिए अगर कोई निवेशित करना चाहे तो फंड मैनेजर की भूमिका कितनी अहम हो जाती है और इतने क्विक कॉल्स देने के लिए एक अनुभवी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से अपनी टीम को बांधा हुआ है, किस तरह के मार्केट लेवल्स को और मार्केट के माहौल को, मूवमेंट्स को वो एनालाइज कर रहे हैं? तो ये बात सही है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें देखिए एक अनुभवी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे सारे स्कीम हम लोग बहुत एक्टिवली मैनेज करते हैं, उसके अंदर ये स्कीम और भी ज्यादा डायनेमिक होगा क्योंकि बाकी स्कीम्स में हम लोग सिर्फ इक्विटी पोर्शन को डायनेमिकली मैनेज करते हैं, यहाँ पे हम डेट पोर्शन को भी डायनेमिक मैनेज करेंगे। तो ऑब्वियसली टीम का इंपॉर्टेंस है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता है कि हमारा जो हाउस है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, उसमें हम लोग एक बहुत अच्छी सी बात बोलते हैं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिटर्न्स आर बाय प्रोडक्ट। तो पूरा टीम का जो फोकस है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। ओके,
और हम लोग मैक्रो को बहुत अच्छा समझते हैं, उसपे हमारा काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है मैक्रो के ऊपर, हमारा अपना खुद भी वीआरटी फ्रेमवर्क बिल्ड किया है, तो हम लोग प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी डेटा सब्सक्राइब करते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, अगर ग्लोबली कोई चीज़ चेंज होती है, तो हम लोग का इस तरह मानना है कि हम उसको जल्दी कैप्चर कर पाते हैं, उसको एनालाइज़ कर पाते हैं, इसलिए हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की थीम को बिल्ड करते हैं कि हम पोस्टमार्टम एनालिसिस नहीं करते हैं। हम डेटा को कनेक्ट करते हैं, डेटा एनालिटिक्स फॉर्म में, नैरेटिव को नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग उसको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू जनरेट करते हैं, कि हम उस चीज़ को विजुअलाइज़ कर पाते हैं कि किस तरह का पिक्चर इसमें बिल्ड हो रहा है। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के हमारे जो मॉडल्स हैं, हमको इस तरह की कॉल लेने में हेल्प करता है और ये हमने मॉडल 30 साल से हम लोग ये सब चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं और बाकी हमारे सारे इक्विटी प्रोडक्ट्स अभी अगर आप देखेंगे तो वो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि हम पूरा एक वीएलआरटी फ्रेमवर्क के थ्रू काम करते हैं। एक प्रोसेस ड्रिवन हाउस है, हम अगर म्यूचुअल फंड नहीं बोलते, हम लोग एक अपने आप को एक डेटा एनालिटिक्स फर्म बोलते हैं कि हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से कॉल लेते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस की भी इंपॉर्टेंस काफ़ी रहती है हमारे। हम्म। तो संदीप, जब भी हम हमारा मकसद शो के ज़रिए यही है कि हम जितना हो सके फाइनेंशियल लिटरेसी और हमारे व्यूअर्स को और हमारे निवेशकों को फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर लेके जाएं, क्योंकि अंत में उनकी मेहनत की कमाई है। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आप अपने पैसे कहाँ लगा रहे हैं और किसके साथ लगा रहे हैं। अब अगर इस फंड में कोई पैसे लगाए तो ज़रा मदद कीजिए हमारे व्यूअर्स की कि वो किस तरह से इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, किस तरह के लक्ष्यों के लिए इस फंड को बांधा जा सकता है या सम्मिलित किया जा सकता है, उनकी जो करंट स्ट्रैटेजी है उसमें। तो जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया कि हमारा इस फंड का पोजीशनिंग क्या है। इस फंड का पोजीशनिंग वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं जो थोड़े से रिस्क अवर्स हैं, एफडी फोकस हैं, इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, लोग उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें भी बॉन्ड मार्केट में भी या फिक्स इनकम के प्रोडक्ट्स में भी अच्छी खासी वॉलिटी होती है अगर ड्यूरेशन प्रोडक्ट है। तो उस तरह के निवेशों के लिए हमने एक प्रोडक्ट डिजाइन करने की कोशिश करी है कि जहां हम वॉलिटी को कम करेंगे और एक एक एफडी प्लस जैसा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में तो उसको पैसे को रखेंगे ही रखेंगे और उसके साथ सही समय पे जब भी इक्विटी मार्केट में कोई एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको हम पार्टिसिपेट करके हम लोग इंक्रीमेंटल अल्फा जनरेट करेंगे। सो अगर इंक्रीमेंटल अल्फा अगर हम 1 साल 2 साल 5 साल के होराइजन से देखेंगे तो एक अच्छा अल्फा जनरेट होगा, कम रिस्क पे ज्यादा अल्फा जनरेट होगा। तो हम लोगों का ये स्कीम को हम इक्विटी स्कीम से कंपेयर भी नहीं करने वाले हैं, उस कैटेगरी से भी हम कंपेयर नहीं करेंगे। हम एक नया कैटेगरी टाइप इन्वेस्टर को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका प्रिडोमिनेटली फोकस एफडी टाइप होता है। उस टाइप के इन्वेस्टर को ला रहे हैं कि भाई हम इसके अंदर हम छोटे निवेशकों को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वॉलिटी को कैसे करें, इक्विटी मार्केट की वॉलिटी को कैसे कम करके हम एक अच्छा टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स दे पाएँ। उसके लिए ये यूनिक प्रोडक्ट हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। उम्मीदें बांधनी चाहिए कि इतने साल में इतना उम्मीदें बांधनी चाहिए कि इतने साल में इतना मिल सकता है। देखिए, ये तो देखिए कभी भी कंप्लायंस रीज़न से हम लोग को उस पे बात करना भी अलाउड नहीं होता है। बट एक बार मैंने हुँ, आपको पर्सपेक्टिव दिया, जैसे आज की तारीख जी। में सपोज़ हम देखें कि लिक्विड फंड में क्या रिटर्न चल रहा है कि 5.5% है या 6.25% है, 6% के आस-पास अगर हम मान के चलें। तो अब ये मान के चलेंगे इतना रिटर्न तो हम मिनिमम हम आज के मनी मार्केट आज का व्यवहार टाइम बढ़ते हैं, वक़्त के साथ देखिए रेट्स बदलते हैं। अगर हम आज की तारीख में देखेंगे तो हमारा 6% का रिटर्न हमें लेट्स से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में मिलता है। तो उसमें हम उस पैसे को हम कंटिन्यूअसली मनी मार्केट में डिप्लॉय करते हैं और उसके बाद राइट टाइम पे कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम उसमें हम अल्फा जनरेट करेंगे इक्विटी मार्केट में। तो वो हम एक एडिशनल अगर एफडी से हम 2-3% ऊपर रिटर्न दे पाए इन अ टैक्स एफिशिएंट मैनर, तो भी एक अच्छा प्रोडक्ट होगा कि वॉलिटी कम है, ओके? हमें इस प्रोडक्ट में वो पोजीशनिंग नहीं है कि हम 15% रिटर्न छूटेगा, 12-13% रिटर्न छूटेगा, जिस तरह लोग इक्विटी मार्केट में पोजीशनिंग करते हैं। हमारा पोजीशनिंग वैसा नहीं है। बहुत क्लियर है कि एक एक नए निवेशक लोग ला रहे हैं जो रिस्क अवर्स है, जो एफडी में डालता है, उसको हम एफडी से बेटर रिटर्न देने की कोशिश करेंगे, कम रिस्क लेके। ताकि इस तरह का इन्वेस्टर हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रो हो और बाकी नए प्रोडक्ट्स को बाद में वो पार्टिसिपेट करे। उसका जो रिस्क एवर्जन है, उसको थोड़ा कम करना है और उसको हम ओवर पीरियड टाइम अच्छा रिटर्न देंगे, तो वो पार्टिसिपेट कर पाएगा बाकी म्यूचुअल फंड की ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज में। तो एक नया कैटेगरी को साथ में लेके चलने का व्यू रखते हैं इसमें।
दीप, बहुत सारे ऐसे दर्शक और निवेशक होते हैं जो छोटी छोटी किस्तों में निवेश करना पसंद करते हैं, जो एसआईपी जैसे जरिए को पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी निवेशक हैं जो हमें सवाल भेजते हैं, जो लाखों लाखों में एक बार ही अपना पैसा पार्क करना चाहते हैं किसी इस तरह के फंड में। आपकी क्या सलाह होगी? किस्तों में निवेश किया जाए या लमसम भी पार्क कर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर रिस्क अगर हमने जिस तरह से इसको आपको बताया कि पोजीशनिंग कैसे करेंगे, जैसे आज की तारीख में हम इक्विटी एक्सपोज़र नहीं लेंगे, जैसे रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट या अपॉर्च्युनिटी आई तो हम चेंज करेंगे। तो लमसम भी पैसा इसमें अच्छा खासा डाला जा सकता है क्योंकि हमारा पूरा जो फ़ोकस है ना, देखिए इसमें इक्विटी एक्सपोज़र बहुत कम होगा, जिस तरह से हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, अपॉर्च्युनिटी बेस्ड इक्विटी एक्सपोज़र होगा, तो इसमें लमसम भी बहुत अच्छा प्ले आउट करेगा और अगर आप किसी को एसटीपी, एसआईपी करना उसको भी प्ले कर सकते हैं, तो लमसम करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी बनेगा, जिसका एक्सपेक्टेशन मार्केट में लो है, रिस्क एवर्स है, उस टाइप इन्वेस्टर को ही हम लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर हम हमारा पूरा फोकस होगा कि मैं प्रोडक्ट की वॉलिटी को कम रखूँ इक्विटी मार्केट से, सिग्निफिकेंट कम रखूँ, तो उसको अलग ढंग से पोजिशनिंग कर रहे हैं, इसलिए लमसम पैसा भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर बेहतरीन मौका निवेशकों के लिए एक स्थिर और स्थायी रिटर्न पाने का निवेश रणनीति आपको हालांकि अपने पोर्टफोलियो को देखने के तहत ही बनानी चाहिए। लेकिन संदीप, आप हमारे साथ बने हुए हैं तो और भी सवाल पूछना बनता है, ख़ासतौर से बाज़ार की चाल को लेकर और अनिश्चितताओं को लेकर, और जिस तरह से हमें बस इंतज़ार ही है फेड की पॉलिसी के ऐलान का। किस ओर हम मुड़ रहे हैं ये बताएं। बहुत समय से ये आकलन लगाया जा रहा था कि शायद रेट हाइक में एक पॉज होगा, जो कि अब थोड़ा सा दरकिनार हो गया है। ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं यूएस की तरफ से भी, लेकिन फिर भी हम महंगाई को कंट्रोल में आता हुआ नहीं देख रहे हैं वहाँ पर। और जो अलग बैंकिंग संकट पैदा हो गया है, जो गहराता ही जा रहा है, एक रैपिड फायर राउंड की तरह ये अब लगातार बैंकिंग संकट जो है वो बनता जा रहा है। बताएं किस तरह से आप इस पूरी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं? उम्मीद क्या है आपकी फेड की अनाउंसमेंट से, और भारतीय बाजारों पर इसका असर, दशा और दिशा? तो मैं इसको थोड़ा अलग हट के जवाब देता हूँ कि 2017 से हम लोग एक चीज पे बात करते हैं कि 2018 से 2023 का जो पीरियड होगा, वो उस पीरियड में हम लोग उसको वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन पीरियड बोलते हैं, जो हमारे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का थीसिस था कि ये 5 साल ग्लोबली बहुत वॉलेटाइल। तो आज हम 2023 में खड़े हैं, जो वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन का पीक पीरियड है। ओके, इसका मतलब कि 2023 बहुत वॉलेटाइल होने वाला है और ये हम लोग 5 साल से बता रहे हैं। 2022 में भी मैंने बोला, बिगिनिंग 2023 में बोला कि 2023 2022 से भी ज्यादा वॉलेटाइल। ओके, तो पहला हमको क्लैरिटी, अगर कहीं पे वॉलेटिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे लोग भी कैपिचुलेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या अननोन रिस्क ट्रिगर आउट करता है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो पहला पॉइंट है कि वॉलेटाइल है। अब दूसरी चीज को हम देखें कि भाई जनवरी में 2023 में क्या ऐसा चेंज हुआ इंडिया के लिए। तो पहला चीज देखिए कि इंडिया का रिस्क एपेटाइट का डेटा चेंज हो गया, जो दो जून 2022 से रिकवरी की तरफ था वो पीक आउट हुआ। ओके, और फरवरी आते आते ग्लोबल मार्केट का भी रिस्क पैरामीटर, रिस्क एपेटाइट डेटा चेंज हो गया। लिक्विडिटी थोड़ा बहुत जरूर स्पाइक कर रही है, क्योंकि अगर हम लिक्विडिटी की साइकिल देखें तो जो टाइटनिंग साइकिल थी वो नवंबर 2022 में पीक आउट कर गई है और अभी ईजिंग साइकिल स्टार्ट हो गई है। मैं आपको लिंक इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा समझाना जरूरी है तो लोगों को समझ में आएगा। तो लिक्विडिटी साइकिल इंप्रूवमेंट पे है, बट एनवायरनमेंट खराब है, जिसको फाइनेंशियल कंडीशन पे अगर हम देखें तो काफी खराब एनवायरनमेंट है। उस बैकग्राउंड में कैसे क्या प्ले आउट होगा वो समझना जरूरी। जैसे क्यू पहले बहुत सालों क्यूई चला, 2008 से क्यूई तक चलता रहा, 5 बार क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ। उसके बाद 2022 से, फरवरी 2022 से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट हुआ। तो हम लोग का पूरा ये थीसिस है कि 2030 तक क्वांटिटेटिव ईजिंग और टाइटनिंग, ये दोनों चीजें को एग्जिस्ट करेंगी। कुछ ऐसे पीरियड्स आएंगे जब आपने क्वांटिटेटिव ईजिंग देखा, फिर टाइटनिंग देखा, वापस ईजिंग की तरफ जा रहा है। तो पहला मेरा एक पॉइंट है कि आज की तारीख में सेंट्रल बैंक्स का क्या व्यू है। आज की तारीख में सेंट्रल बैंक का इन्फ्लेशन पे फोकस नहीं है। जो लोग बात जरूर करते हैं कि इन्फ्लेशन प्रायोरिटी था, आज प्रायोरिटी इन्फ्लेशन नहीं है, आज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा प्रायोरिटी है। अगर आप लास्ट 15 दिन का एफर्ट देखेंगे, एक हफ्ते का पर्टिकुलर एफर्ट देखेंगे, सारे सेंट्रल बैंक आके कोहेसिव मैनर में इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब सेंट्रल बैंक्स के पास 2008 का एक्सपीरियंस है। वो एक लिक्विडिटी क्राइसिस आई थी, सेंट्रल बैंक्स लोग समझ नहीं पाए उसको उतना अच्छे से, या इक्विप्ड नहीं थे, और उसके बाद बहुत बड़ा मेल्टडाउन हो गया। वो बैकग्राउंड में सब सेंट्रल बैंक्स को वो
नज़ारा 2008 का बहुत अच्छे से याद है। इसलिए सब सेंट्रल बैंक कोहेसिव मैनर में कोई भी क्राइसिस आती है लिक्विडिटी को, तो पहले लिक्विडिटी को एड्रेस करते हैं, जो इस बार भी हुई है। अगर हम चाइना की बात करें तो लास्ट 2.5 महीने के अंदर चाइना ने करीब-करीब $3 ट्रिलियन आरएमबी को लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया है। इस बैकग्राउंड में आज का अगर हम व्यू पकड़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट पॉवेल साहब ने दिया हुआ है कि या तो इन्फ्लेशन का डेटा कम होगा या कोई हादसा होगा, तब हम उसको चेंज करेंगे। तो अगर इस तरह का हम देखेंगे एक एक्सीडेंट तो छोटे से हुए हैं, अननोन रिस्क प्ले आउट हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइटनिंग की साइकिल स्लो आउट ज़रूर हो जाएगी। फेड बैलेंस शीट का एक्सपेंशन यहाँ से ज़रूर होने वाला है। आज शायद 15-20 पैसा ही कटे, लेकिन जो टोन होगी वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के एंगल से देखें, तो हम लोग को लगता है जुलाई से लेकर सितंबर 2023 के बीच में इंटरेस्ट रेट साइकिल, जो फेड का इंटरेस्ट रेट है वो पॉज भी होगा और कट भी होगा। ओके, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में अगर हम इसलिए बहुत ओपनली बोल रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023 से डिसाइसिवली अप मूव स्टार्ट होगा। तो अगले अगर हम 3-4-5 महीने की बात करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है वॉलेटिलिटी रहने वाली है, क्वांटिटेटिव ईजिंग टाइटनिंग रहने वाली है, इस तरह का माहौल। बट अगर हम देखें जिस तरह का कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, जो तरह का लॉजिस्टिक चैलेंजेस थे वो सब सॉर्ट आउट हुए, तो इन्फ्लेशन पक्का ईज आउट होगा। और मैं तो जनवरी में भी आके बोला था कि 10 ईयर यील्ड यूएस का पीक आउट हो गया है, मिड टर्म और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। हाँ, लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू बहुत अलग है इंडस्ट्री से। हम लोग को लगता है ये स्ट्रक्चर बुल रन है, डेट और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का यूएस में, बट इमीडिएटली वो नहीं लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया को जब लगता है कि रिसेशन हो गया है कि आ रहा है पक्का, तो वैसा नहीं होता है। इसलिए आज की तारीख में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब सेंट्रल बैंक्स के लिए प्रायोरिटी है और उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। तो थोड़ा बहुत ईजिंग की साइकिल डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टार्ट हो गई है, जो गुड न्यूज है। लेकिन मार्केट इसको किस तरह परसीव करता है, क्योंकि इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अभी भी थोड़ा एनवायरनमेंट तो ट्रिकी है। जैसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म में हमारा ध्यान बहुत अच्छा है इंडिया के लिए, मैन्युफैक्चरिंग से इंडिया के लिए डिकेड भी हमारा है, हाफ सेंचुरी भी हमारी। तो उसमें इंडिया के लिए अगर मैं नेक्स्ट 4 या 5 महीने का व्यू पकड़ूं, तो बाय ऑन डिप्स है। इस फेस में हम्म, एसटीपी और एसआईपी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा बजाय लमसम के बिल्कुल। इक्विटी मार्केट। हम्म, बिल्कुल। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने पूरी बात समझाई, मार्गदर्शन किया हमारे निवेशकों का, और इतने उतार चढ़ाव भरे माहौल में आपके पास एक एनएफओ में निवेश करने का मौका है। क्वांट म्यूचुअल फंड का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, कम जोखिम और बेहतर से बेहतर रिटर्न देने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, समय निकाला आपने इस बेहद खास चर्चा के लिए। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब सोने की बात करते हैं। जी हाँ, जो कि सुर्खियों में है और सोने की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। सोने की जो चांदी हो रही है, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं कि आपने अभी अगर तक निवेश नहीं किया